हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। आप सभी जानते हैं भारत कई बार बाहरी शक्तियों का गुलाम रहा है, लेकिन अगर भारत को किसी बाहरी शक्ति ने लूटा तो सबसे ज्यादा वो है अंग्रेज। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उनके लिए भारत पर राज करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत के एक विशाल हिस्से पर उस वक्त मुगल का राज हुआ करता था और मुगल इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने अफगान से लेकर मराठा और राजपूत तक नहीं टिक पाए। लेकिन उसी दौर में अंग्रेज ने भारत की धरती पर कदम रखा तो मुगलों को भी अपना निशाना बना लिया। इसके पीछे उनकी एक रणनीति भी शामिल थी, जो उस समय इतनी प्रभावी साबित हुई कि कुछ दशकों के संघर्ष में मुगलों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आखिर मुगलों की वो कौन सी कमजोर नस थी और अंग्रेज का वो रणनीति जिसे पकड़कर अंग्रेज मुगलों से जीत गए। आज के वीडियो में हम यही सब बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दे, जिससे कि आप लोगों के पास और भी नई वीडियो आती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यह वक्त था 16वीं सदी के आखिरी साल का और इस वक्त भारत इतना संपन्न था कि दुनिया के उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा भारत से ही पैदा होता था। यही कारण भी था जिस वजह से पूरी दुनिया भारत को बड़े ही गौर से देख रही थी। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उस वक्त दिल्ली पर अकबर का शासन हुआ करता था। आप सभी जानते होंगे अकबर अपने दौर में सबसे अच्छे और दौलतमंद बादशाह माने जाते हैं। लेकिन उसी दौर में अंग्रेजों के ब्रिटेन में युद्ध का माहौल चल रहा था। महारानी एलिजाबेथ के दौरान ब्रिटिश की इकोनॉमी मुख्य तौर पर कृषि पर ही आधारित थी, लेकिन युद्ध से बर्बादी के दौरान ब्रिटेन दुनिया के उत्पादन का कुल 3 से 4% उत्पादन कर पाता था। उसी वक्त पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पावर में बहुत पीछे छोड़ चुके थे और ब्रिटेन के लुटेरे नाविक किसी तरह पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर खुश हो जाया करते थे। उसी समय ब्रिटिश नाविक को दक्षिण एशिया का समुद्री यात्रा के दौरान भारत की समृद्धि का पता चला। इसके बाद सन 1600 में 200 ब्रिटिश व्यापारी एक ब्रिटिश कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी को महारानी क्वीन एलिजाबेथ का भी सपोर्ट हासिल हो जाता है और तब तक अकबर गुजर चुके थे। उसके बाद जहांगीर को मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना दिया जाता है। उसी समय 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में अपने कंपनी व्यापारी के साथ जहाज से पहुंचते हैं और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा करते हैं। अपने इसी व्यापारिक चोले को पहने कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉब जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और जहांगीर को महंगे उपहारों और व्यापार स्थापित करने का प्रस्ताव देते हैं। उस वक्त डच और पुर्तगाल के दबाव के कारण जहांगीर प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, लेकिन अंग्रेज भी कहां हार मानने वाले। वो बार बार उसी प्रस्ताव में ढील देकर प्रस्ताव को भेजा करते थे और एक समय ऐसा आता है जब जहांगीर व्यापार करने की रॉयल परमिशन दे देते हैं। सूरत, बंबई, मद्रास, पटना जैसे जगहों पर अंग्रेज अपना व्यापार स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इन कंपनियों ने सबको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया और कई व्यापारी भी इससे जुड़ने लगे। अपने व्यापार को बढ़ता देख अंग्रेज का लालच और भी बढ़ता जाता है और वो सत्ता को हथियाने के लिए 1686 में मुगलों के खिलाफ घमासान युद्ध छेड़ देते हैं, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तभी अंग्रेजों का दिमाग खुल गया और ये समझ गए यहां युद्ध से नहीं जीता जा सकता और तभी से ये डिवाइड एंड रूल को फॉलो करने लगे। इन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा इसका वादा भी किया। दरबार से कुछ जुर्माना लगाकर उन्हें व्यापार करने के लिए छोड़ दिया गया। 1707 में औरंगजेब की मौत ने मुगलों को अपने में ही लड़ाना शुरू कर दिया सल्तनत के बादशाह बनने के लिए। इस लड़ाई के दौरान कई कमजोर शासक बादशाह बनकर अपनी ही शक्तियों को कम करना शुरू कर देते हैं और इसी वक्त अंग्रेजों को भी मौका मिल जाता है। 1717 में मुगल अंग्रेज को फरमान में कुछ रकम की एनुअल फी में साल भर बिना कर या लगान चुकाए व्यापार करने का आदेश दे देते हैं। इसी दौरान पर्सिया का बादशाह भारत पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण इतना अचानक होती है कि बहुत ही जल्द पर्शियन सैनिक दिल्ली तक पहुंच जाती है। स्थिति बहुत ही कठिन हो जाती है। तब मुगल बादशाह उन्हें 17 करोड़ रुपया, कुछ महंगे स्टोन और एक पीकॉक स्टोन देकर दिल्ली को किसी तरह बचा लेते हैं। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल कमजोर पड़ जाते हैं और इसी बीच अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराज उल्लाह को हटाने के लिए जंग छेड़ देते हैं। यह जंग बहुत ही कठिन होने वाली थी, इसीलिए अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल कर दिया।
सिराज उल्लाह को हराने के बाद अंग्रेज उन्हीं के सेनापति जो अंग्रेजों के साथ मिल गए, उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। 1964 के युद्ध में अंग्रेज बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की एकल सेना को हरा देते हैं। निजाम और मराठों के बीच भी अंग्रेज ऐसी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं कि वो सभी आपस में लड़ने को मजबूर हो जाते हैं और अंग्रेज उन्हीं के कमजोर सेना पर आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिए। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बहुत दूर तक फैलाना शुरू कर दिया। जमीन में लगने वाले फसल पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने कई भारतीय जमींदारों को अपने साथ रख लिया और उन्हें अपने कामों में लगा दिया। एजुकेशन पॉलिसी के कारण भी कई समाज सुधारक इनसे प्रभावित हुए और ये सभी अंग्रेजों का साथ देने लगे। यही कारण था कि 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों को कई जमींदारों और एलाइड लोगों का साथ मिला, जो आगे चलकर अंग्रेजों के जीत की वजह बनी। इस क्रांति के जीत के बाद मुगल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज देते हैं और उनके सभी बेटों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से मुगल और मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। अंग्रेज अपने सारे विधि साम दाम दंड भेद लगाकर यहां तक पहुंच जाते हैं और भारत पर अपना राज करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।